वेलकम टू द चैनल पीपल। हम जो है कर रहे हैं हमारा बीपैक 105 कोर्स कंप्लीट। जो है हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 1 के यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम देख चुके हैं। आशा करते हैं आप पढ़ चुके हो। अब हम देखने वाले हैं यूनिट 3, जिसमें हमारे आते हैं पब्लिक सर्विसेज और उनके क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ये आज हम देखने वाले हैं। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ ही साथ यह आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता होती है अक्सर कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो किताब से पढ़ाया जाता है, बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। यूट्यूब में मोस्टली कहीं से पैसे लेके पीडीएफ बना ली और पीडीएफ एक्सेस करके वो आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम किताब से पढ़ाते हैं। जब आपका आंसर आप लिखोगे तो दे विल सी दैट यू आर राइटिंग फ्रॉम द पेपर एंड दे विल बी द चेकर विल बी मोर हैप्पियर। सो हमारे यूनिट 3 में मेन तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पब्लिक सर्विस और रोल, ये दो मेन मुख्य टॉपिक हैं जिन्हें हमने पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव से हम देखेंगे क्या प्रश्न बनेंगे, देन हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे पब्लिक सर्विस की क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है अपने आप में। ठीक है, इनका गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे, स्कोप क्या है हमारी पब्लिक सर्विस का वो देखेंगे, और एक स्कोप में ना किस प्रकार से ट्रांजिशन हुआ है ट्रेडिशनल से मॉडर्न स्टेट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्थिति ऐसी थी, ठीक है, अब वो स्थिति सोच लो 1947 के टाइम की स्थिति थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब क्या हो गया, 2026 आ चुका है। तो एक जो ओरिएंटेशन है, जो मेथड्स, जो अप्रोचेस का चलन था, जिनको पालन किया जाता था, दैट हैज चेंज्ड। सो दैट इज हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी ट्रेडिशनल से जो ये मॉडर्न स्टेट का जो आया है सिस्टम पब्लिक सर्विस के अंदर, वो कैसे आया है वो हम देखेंगे। ठीक है, और ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ इन द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस। सिमिलरली किस प्रकार से जो फंक्शंस उस टाइम से अभी जो यूज हो रहे हैं उसमें ग्रोथ कैसे हुई है, मतलब किस प्रकार से वो फंक्शंस डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, मॉडिफाई। तो दिस इज अ प्लेस जहां पे आपको ना एक ह्यूज अम्ब्रेला क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे रोल इन सिविल सर्विस, और फिर है हमारा टॉपिक चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस, कैसे पब्लिक सर्विस अपने आप में डायनेमिकली चेंज हो रही है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, पहला तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, चीजों का। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये हम जानेंगे। देन किस प्रकार का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो है गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस के बीच में है, इस पे भी प्रश्न बन सकता है। फिर तीसरा हमारा आता है द वाइडनिंग स्कोप। वाइडनिंग स्कोप अर्थात देखो, जो जुरिस्डिक्शन है, जो बाउंड्री है सर्विस की, सिविल सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज की, वो कह रहे हैं कि वाइडनिंग है, मतलब वो रुकी हुई नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन, वो बाउंड्रीज रुकी हुई नहीं है, वो वक्त के साथ और बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो वो जो वाइडनिंग स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, और डाइवर्स मतलब मल्टीपली यूजली डिफरेंट फंक्शंस जो है पब्लिक सर्विस के आज के टाइम पे, वो हम लोग समझेंगे। देन different role models the various role models for public services including the concept like neutrality and commitment, ये भी हम देखने वाले हैं। ये चीज भी हमारी किताब टच करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इट सेज, जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो कैसे एक्ट करती है एज द आर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। आर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव की बाहें, जो एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंटेशन है, काम करना है, वो कौन करवा रही है, पब्लिक सर्विस। ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑर्गन, आपको पता है ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीन मेन ऑर्गन्स हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज, ऑफ द लॉज, ऑफ द स्कीम्स, है ना। तो दैट इज व्हाट पब्लिक सर्विसेज डू। देन देयर फंडामेंटल फंक्शन, मतलब जो उनका एकदम प्राइमरी फोरमोस्ट फंक्शन क्या है, कि कन्वर्ट द गोल्स, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट इनटू रियलिटी। देखो, what they are doing, they are implementing, और वो जो गोल्स, पॉलिसीज जो कागज में आते हैं उनको रियलिटी में लाने का काम किनका है, हमारी पब्लिक सर्विसेज का है। फिर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, ठीक है,
विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हुए पब्लिक सर्विस जो है एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट, एक ना मीडियम, एक माध्यम का काम करती है, जिसमें क्या क्या कर रही है, वो रेगुलेशन कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, और साथ ही साथ administrative changes लेकर आ रही है. Then the modern administrative system relies heavily on these services. आज का जो modern system है वो heavily इन services पे rely करता है. क्यों? क्योंकि ये जो services हैं ये organizational support provide करती है, ठीक है? And also why organizational support is something जो modern administrative system में आवश्यक है, क्योंकि ये services ही at the end, फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन का सहायता करती है ऑफ द स्टेट प्रोग्राम. व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सपोज देयर इज अ पॉलिटिशियन इन द पार्लियामेंट, देयर आर मल्टीपल member of parliament MPs whom we say, so they are coming and they are passing the bill. Now it's not that someone is sitting, although a few do sit, but at the background there are multiple executives who are drafting that this kind of bill should be passed and this kind of bill should be, after the assent of president, should be become a law. So ये जो पीछे जो एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं ना, वो फॉर्मुलेटिंग में भी काम कर रहे हैं. समझिए, आप जो बिल बन रहा है उसके फॉर्मुलेशन में भी काम कर रहे हैं, एट द एंड जब वो प्रेसिडेंट के एसेंट से लॉ बन जाता है, देन वो उसको एग्जीक्यूट करके रियलिटी में भी लेकर आते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो back end thing which a lot of people don't know, but we are public administration के students, so we should know. Then comes the central focus of the study, ठीक है? तो जो हम देखने वाले हैं ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन है पब्लिक सर्विसेज का, मतलब पब्लिक सर्विस ना वक्त के साथ चेंज होती है. एक 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 पक्का एक रिजिड वो नहीं है कि ये जो कागज में लिखा है उसी को हम फॉलो करेंगे, नहीं, क्योंकि सिनेरियो के साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं. जो मॉडर्न नीड्स है, सॉरी, उसके साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं. दैट इज वेयर वी नीड टू अडॉप्ट आवरसेल्फ. ठीक है, तो मित्रों अब हम आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, मेजर हेड आ गया हमारा. तो मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस में देखो, ये तो मैंने आपको शायद मैं बिगनिंग में कोर्स के बता दिया होगा, मीनिंग और डेफिनेशन के बीच का अंतर. मीनिंग मतलब होता है, डेफिनेशन मतलब किसी और का कथनी. किसी ने कहा कि कुर्सी एक ऐसी चीज होती है जिसके चार पहिए हो, सॉरी चार उसके पैर होते हैं, उस पर इंसान बैठता है. तो वो किसी ने कहा है, सोचो, ठीक है? तो दैट इज डेफिनेशन. बट मीनिंग मतलब आप क्या समझते हो? कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बैठता हूँ, तो वो आपकी मतलब आपका हिसाब से किसी चीज का मीनिंग, ठीक है? दैट इज द थिंग. सो अगर मीनिंग पूछता है तो डेफिनेशन भी आपने लिखना है, लेकिन हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? हम पूरे रट्टा नहीं मारते, क्योंकि हम क्षमताहीन लोग हैं. तो हम अगर किसी सोचो पर्सन ए, अगर हम सोचो एक स्कॉलर ले ले, चलो वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर, उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस ऐसी होती है. उसमें उन्होंने दो शब्द ऐसे बोले जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, तो आप बोलोगे कि आप ये पूरा नहीं लिख रहे डेफिनेशन, आप ये दो शब्दों को ही वहां एग्जाम में लिखोगे, मैक्स वेबर कोट अनकोट करोगे, आप ये डबल पंचुएटेड कॉमा डालोगे और लिखोगे कहते हैं कि ये है पब्लिक सर्विस. ठीक है, तो उस चीज को लेके आप उसको एक्सप्लेन करोगे, दैट वुड साउंड बेटर. ये साउंड बेटर कैसे लगेगा नहीं पता, लेकिन जिनको याद नहीं होती, जैसे कि मेरे को रट्टा नहीं मारा जाता, तो मेरा ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करती हूँ, और मेरे जो कॉलेजेस थे वहां पे जो प्रोफेसर्स ने इसको अप्रिशिएट किया था समहाउ टू एन एक्सटेंट, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू रटाफाई थिंग्स. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऊपर क्या लिख रखा है. तो जनरल टर्म में, एक साधारण भाषा में देखो, पब्लिक सर्विस मतलब क्या? सिविल सर्विस जो एस्टैब्लिश की गई है गवर्नमेंट को, कि ताकि जो प्लान्स आते हैं ना, जो भी प्लान गवर्नमेंट लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. नॉर्मल भाषा में पब्लिक सर्विस अर्थात सिविल सर्विस जो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई है ताकि जो भी प्लान, स्कीम, पॉलिसी जो भी लेके आई वो जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, वो एक्शन में आ जाए. बेसिक चीज. अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन. सबसे पहला हमारा ईएन ग्लैडन भाई साहब जो है 1948 में इन्होंने कहा, हिंदुस्तान की 1 साल की आजादी के बाद, क्या कहा इन्होंने? He defined civil service as an institution compromising the staff of state's central administration, representing an ideal vocation for officials dedicated to community service. तो इन्होंने कहा कि जो हमारी सिविल सर्विस है वो क्या है? सबसे पहला, वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सर्टेन स्टाफ है, और वो स्टाफ कहाँ से है?
स्टेट अर्थात स्टेट का कॉनोटेशन यहाँ पे कंट्री से है, ठीक है, नेशन से है। स्टेट के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ्स हैं जो एक आइडियल वोकेशन मतलब एक आइडियल ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत लंबी कहानी हुई। अब आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, from that you would be able to get a good grasp rather than just reading and ratifying and going and writing. So what he says that civil service क्या है, पहले एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें स्टाफ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब यूनियन के बंदे हैं वहां पे काम कर रहे हैं जो आइडियल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आइडियल ऑफिसर्स है टाइमली जिनको गवर्नमेंट लेती है वोकेशनली, एंड these are doing community service, ठीक है। So what is the thing here? So this is what you need to understand, okay? Institution है जिसमें सेंटर के बंदे हैं जो ऑफिशियल्स हैं whose are dedicated towards community service, ठीक है। Then comes finer, this is important, ऊपर वाला भी important है। फाइनर का ना हमने आगे कुछ विभाजन भी उन्होंने बताया था वो, ठीक है। ये कहते हैं कि पब्लिक सर्विस जो है हमारी वो प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स है, ठीक है। प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ ऑफिशियल जो क्या है, पहला पेड परमानेंट है, दूसरा पेड है और तीसरे स्किल्ड है, वेरी बेसिक, ठीक है। अब कैटेगरीज ऑफ सर्विस, अब यही जो पब्लिक सर्विसेज है इनकी कैटेगरीज हमारे फाइनर भाई साहब के हिसाब से उन्होंने ब्रिटिश सिविल सर्विस को 3 हिस्सों में विभाजित किया। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे लोग जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं अपने लेवल पे, ठीक है, मतलब क्लास 1 आप लोग ले लो इसको, ठीक है। फिर आती है टेक्निकल, स्पेशलिस्ट लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, सर्टेन स्पेशलाइजेशंस है जो फाइनर ने अपने जो भी उसने पेपर निकाला था उसमें किया होगा, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इनटू वेरी डीप बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग फाइनर स्पेसिफिकली एज अ पॉलिटिकल थिंकर, as a public administration thinker, but also we need to see what has been mentioned in the book. Okay, book has not went very deeply under these topics, but it has said this thing, so we are going to look at that. Then आते हैं मैनिपुलेटिव स्टाफ और सर्विस इंडिविजुअल्स वो हैं जो ये जो ऑर्डर्स जो ऊपर की 2 क्लासें हैं ना, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल की क्लासों के लोग कह रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन कौन देखता है, ये क्लास हमारी मैनिपुलेटिव क्लास देखती है, ठीक है। अब आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉनोटेशन, किस प्रकार का कॉनोटेशन है, परसेप्शन है रिगार्डिंग दिस, ओके। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लेंस है अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया है, जो कॉनोटेशन है, जो परसेप्शन है, तो इसमें क्या है, पब्लिक सर्विस ना एक बहुत बड़ा मीनिंग रखती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सर्विस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट्स ही नहीं है अभी पब्लिक सर्विस में, लेकिन एक्सटेंडेड बहुत ही मतलब ह्यूज वाइडली डाइवर्स वेरिड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं, बैंक्स में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में काम कर रहे हैं और अदर क्वाजी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अर्थात क्वाजी गवर्नमेंटल मतलब हाफ हेल्ड बाय गवर्नमेंट, हाफ हेल्ड बाय अनदर एंटिटी, कुड बी प्राइवेट, कुड बी फॉरेन, है ना। सो दैट इज द थिंग। फिर हमारा आ जाता है अगला पॉइंट मीनिंग के अंदर ही, डिस्टिंक्शन इन रेम्यूनरेशन, ठीक है। इसमें क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स है, जो ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट्स हैं, ट्रेडिशनल पोजीशन होल्ड करने वाले, उनका जो पेमेंट है वो कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। ये क्यों होता है ये देखना भी जरूरी है कि गवर्नमेंट नहीं पे कर रही है, गवर्नमेंट इन द सेंस लोकसभा से पास होके ऐसे नहीं हो रहा है, वो स्टेट पे नहीं कर रही है, नॉट लोकसभा, स्टेट पे नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो सीधा यूनियन से पेमेंट आ रही है उनकी, ताकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, दैट इज द फैक्ट, ओके। नाउ जो बाकी इंप्लॉइज ऑफ द एक्सटेंडेड पब्लिक सेक्टर है उन लोगों को कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल क्वाजी कोई गवर्नमेंटल बॉडी में काम कर रहा है तो वो गवर्नमेंटल बॉडी को जो फंडिंग मिलेगी उस हिसाब से उसी से उनको पेमेंट किया जाएगा, रादर देन डायरेक्टली उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन कोर फीचर्स क्या है पब्लिक सर्विस के, ब्लेंड ऑफ एक्सपर्टाइज है, वाइटैलिटी है, लीडरशिप है, एज एन इंडिविजुअल हु इज वर्किंग
under public service they need to have this, allowing a function of independence. They are independently functioning and efficiently. Okay, this consolidated fund of India helps them do so, and this whole system, this remuneration system, provides stability and continuity to the system of government, often preceding the development of electoral democracy. मतलब वही बात होगी कि देखो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो अपने एरिया में डेवलप कर ही रही है, बट एट द सेम टाइम एक स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जो हमारे लेजिस्लेचर में जो लोग आते हैं वो क्या है, वो लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। वो लोग 5 साल के लिए आए हैं, लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, दे आर गोइंग टू सर्व फॉर द स्पेसिफिक टाइम विच इज देयर। सो दैट इज हाउ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इज ब्रॉट इनटू पिक्चर। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सर्विस। तो गवर्नमेंट, गवर्नेंस एंड प्रशासन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन सोसाइटी का। ह्यूमन सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया गया है ना। तो इसीलिए पब्लिक सर्विस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक फॉर्मुलेटिंग आर्म, मतलब एक बहुत बाजू का काम करती है गवर्नमेंट का। जो हमारे पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको बनाने में, उनको इवेलुएट करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनकी मॉनिटरिंग करने में। कोई प्रोग्राम बन गया है और वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो किस प्रकार से हो रहा है, जिसके लिए बनाया गया था, अगर महिलाओं के लिए बनाया गया था या बच्चों के लिए बनाया गया था, तो उन तक पहुंच रहा है, किस प्रकार से पहुंच रहा है, और उसका आउटकम क्या है, इवेलुएशन क्या है गवर्नमेंट प्रोग्राम का, ये सब करना। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स है जो हम देखेंगे, देन वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश कि गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक सर्विस है, इनका क्या एक रोल है। ये चीज आपने जरूर मेंशन करनी है, जो बार बार किताब में लिखी गई है, इसलिए मैं उसको रिपीटेडली हमारे जो स्लाइड्स है उसमें मैंने मेंशन की है। दैट इज हाउ इट इज एन एसेंशियल आर्म। ठीक है, पब्लिक सर्विस क्या है, वो एक एसेंशियल आर्म है हमारे गवर्नमेंट का। ये हरा हो गया, ओके ठीक है। तो हम सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है इंटरडिपेंडेंस। किस प्रकार से गवर्नमेंट का और पब्लिक सर्विस के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस है। सो एक रिलेशन है, एक कहती है हमारी किताब कि गवर्नमेंट और पब्लिक जो सर्विस है इसके बीच में रिलेशन है कॉम्प्लीमेंटैरिटी का, म्यूचुअलिटी का और इंटरडिपेंडेंस का। बिकॉज द गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, गवर्नमेंट प्रोग्राम ला रही है और फिर बोल रही है ये लो पब्लिक सर्विस, इसको इम्प्लीमेंट करो। इससे पहले एक चीज आई मिस्ड इट, आई इसको रिपीट करेंगे हम लोग। व्हाट इज हैपनिंग, गवर्नमेंट का काम क्या है, प्रोग्राम बनाना। तो गवर्नमेंट जब ये प्रोग्राम का फॉर्मुलेशन करती है, उस टाइम पे सिविल जो हमारी पब्लिक सर्विस है उसको हेल्प करती है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फिर हमारा गवर्नमेंट वो लॉ बना दिया, ठीक है, उसने लॉ बना दिया। अब या फिर जो भी प्रोग्राम है, जो भी पॉलिसी है, इसको हमको कहाँ तक पहुंचाना है, सोसाइटी तक। तो इसको सोसाइटी तक कौन पहुंचाएगी, हमारी पब्लिक सर्विस पहुंचाएगी। इंप्लीमेंटेशन कौन कर रही है, पब्लिक सर्विस। अब ये इंप्लीमेंटेशन हो गया, तो अब विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम ये जो इंप्लीमेंटेशन है, ये जो पॉलिसी है, वो कितनी अच्छी से चल रही है, नहीं चल रही है, उसको भी कौन देखेगी, पब्लिक सर्विस देखेगी। इसका फुल ऑन एक इवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट तक पहुंचना है, ताकि गवर्नमेंट आगे कोई लॉ बनाए ना बनाए, वो भी कौन देखेगा, ये इवैल्यूएशन, ये हमारी पब्लिक सर्विस देखेगी। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना इंटरडिपेंडेंस है दोनों का, गवर्नमेंट का और पब्लिक सर्विस का एक दूसरे के ऊपर। तो इसमें क्या आता है, देखो कॉम्प्लीमेंटारिटी कहाँ से आती है, कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस है वो साथ ही साथ भाई बंधुता में पब्लिक सर्विस भी कॉम्प्लीमेंट करती है उसको, और पब्लिक सर्विस के एक्शंस को गवर्नमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, देन म्यूचुअलिटी मतलब दोनों को एक साथ काम करना है, और इंटरडिपेंडेंस क्या है कि एक का काम पूरा तब तक नहीं होगा जब दूसरा ना करे, दूसरा का काम शुरू तब तक नहीं होगा या खत्म तब तक नहीं होगा जब पहला उसकी मदद ना करे। So this is how a whole, you need to understand that even this is a single sentence, but how this sentence is so wide to be understood. Then comes the breakdown of dichotomy. While the theory suggests that a strict dichotomy between policy formulation of the government and implementation, which is by the administration, this cannot be strictly maintained in practice. Both sectors frequently cross boundary. अब यहाँ पे आता है एक डाइकोटमी, अर्थात आपको हमारी किताब कहती है कि आप एक सिस्टम ले लो, सोचो ये हमारा पूरा का पूरा प्रशासन है,
जिसमें दो हिस्से हैं, ठीक है, दो हिस्से में विभाजित है। एक हमारी आ जाती है गवर्नमेंट और दूसरी हमारी आ जाती है हमारा प्रशासन, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है, उसने क्या करना है, लॉ बनाना है गवर्नमेंट ने, लॉ का फॉर्मुलेशन करना है, पॉलिसी बनाना है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, स्कीम्स बनाने हैं, कुछ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। अब ये करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन जो कर रही है वो कर रही है, साथ ही साथ जो ये लॉज बना रहे हैं उसका फॉर्मुलेशन में हेल्प कौन कर रही है, हमारी प्रशासन कर रही है। इसको पब्लिक तक, सोसाइटी तक पहुंचाने का हेल्प कौन कर रही है, हमारी प्रशासन कर रही है। पब्लिक के पास कैसे पहुंचा है उसके लिए जो मॉनिटरिंग है, एम है ये, मॉनिटरिंग कौन कर रही है, हमारी प्रशासन कर रही है। जो रिपोर्टिंग है वो कौन कर रही है, हमारी प्रशासन कर रही है गवर्नमेंट को कि ऐसे ये आउटपुट आया है। इवेलुएशन पूरे के पूरे पॉलिसी का, प्रोग्राम का, वो कौन कर रही है, हमारी प्रशासन कर रही है। तो ये चीज तो है, चलो, मतलब हम थियरी ये बोलती है कि ना, जो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन ले लो यहाँ पे आप, और यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन, एक विभाजन भले ही है, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि दोनों ये जो ना, ये जो बाउंड्री है, ये इतनी भी स्ट्रिक्ट, इतनी भी रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। क्यों है, क्योंकि एक जगह पे जहां पे हमारी गवर्नमेंट लॉ बना रही है, एट द सेम टाइम हमारी प्रशासन उनको हेल्प कर रही है फॉर्मुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस क्रॉस बाउंड्री का सिस्टम हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये डाइकोटमी का जो थियरी है, दैट इज व्हाट इट स्टेट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इफ नॉट गो बैक एंड वापस से सुनो, समझ आ जाएगा, ठीक है। बुक में भी एक बार रीड करो और बेहतर समझ आएगा। फिर हमारा आ जाता है नॉलेज गैप। जो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज है उनके पास अक्सर ज्यादा नॉलेज होती है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट को डिपेंडेंट बना दिया जाता है, गवर्नमेंट जो है इसलिए डिपेंडेंट बन जाती है एग्जीक्यूटिव्स के साउंड एडवाइस, गुड लॉजिकल प्रैक्टिकल एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। So this is very basic, because that politician is firstly not uh, it is qualified, he or she is qualified to be a politician, but not having the degrees and the trainings which has been provided to the सिविल सर्वेंट स्पेसिफिकली। तो इसीलिए ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जो है हाथ मिलाकर चलते हैं और साथ ही साथ काम करते हैं पब्लिक सर्विस के, ठीक है, ताकि वो लोग उनको क्या साउंड एडवाइस दे सके। क्योंकि अगर सोचो कि चलो एक पॉलिटिशियन है जो चाहता है कि विपिन वेलफेयर के अंदर हम काम करने वाले हैं, उसका वो है अपने एरिया, तो वो वहां से किस प्रकार से करेगा, कौन से किसी और एरिया में कोई हमारा आया था प्रोग्राम जो बेटर निकला, वो सब जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी सिस्टम है, जो भी फुल ऑल कंसल्टेशन है, वो हमारे सिविल सर्वेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इंस्ट्रूमेंटालिटी। सो इंस्ट्रूमेंटालिटी में क्या आता है, देखो, द गवर्नमेंट सेट्स द ओवर आर्किंग गोल्स एंड द पब्लिक सर्विस सर्व्स एज द इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दोस गोल। तो गवर्नमेंट क्या है, एक गोल बना देती है, गवर्नमेंट एक कितना चिट्ठा लेके आती है कि अच्छा ये हमने अचीव करना है। तो अब इसका ये पेपर आ गया, अब इसको अचीवमेंट रियलिटी में कौन लेके आता है, पब्लिक सर्विस लेके आती है। तो दिस इज हाउ दे द रिलेशनशिप इज अनमैचेबल एंड इट एग्जिस्ट इंटीग्रली इन द होल स्फीयर। अब हमारा आ जाता है अनदर मुख्य पार्ट, देयर इज द फोर्थ पार्ट व्हिच इज द स्कोप। क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या बाउंड्री है, क्या कहाँ कहाँ तक हमारा पब्लिक सर्विस फैला हुआ है। तो हमारी किताब कहती है जो ये हमारा स्कोप है ना पब्लिक सर्विस का, ये वक्त के साथ साथ बढ़ ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो स्टेटस को, दैट इज, अभी इसको समझाते हैं स्टेटस को। देखो, सोचो हमारी सरकार बनी थी एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे हमारी सरकार बनी, ठीक है। सोच लो वो है हमारी 1950 में सरकार बनी, ठीक है। तो उस टाइम सरकार के कुछ कुछ लॉस थे, मतलब अभी देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो वो सेम चीज आज के डेट में भी हम नहीं फॉलो कर सकते, जहां पे हम 2026 में आ गए हैं। तो एक स्टेटस को का मतलब क्या होता है पता है, रिजिडिटी, मतलब जैसे थे वैसे ही थे। ये कलर मुझे दिख ही नहीं रहा है, ओके। तो क्या होता था कि
मतलब एक माइंडसेट ये नहीं रख सकते हम लोग कि अच्छा ये कानून 1900 में चल रहा था तो 2000 में भी यही कानून चलेगा, नहीं। क्योंकि वक्त के साथ साथ जरूरतें चेंज होती, तो स्टेटस को मतलब ना जैसे थे वैसे थे, मतलब जो स्टेटस जो सिस्टम चल रहा है वही आपने फॉलो करना है। तो दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी डन अंडर पब्लिक सर्विस। ये चीज नहीं हो सकती, एक चेंज की आवश्यकता है। क्योंकि जो मॉडर्न 2026 में जो हमें दिक्कतें हैं वो हम 1950 के जो कानून है, ये लॉज है, उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे मेजरली। दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज अ प्रोविजन whereby it can be modified, although basic structure cannot be changed. Definitely there are certain cases for that, but scope for modification changes is still there, okay, and it is importantly very beautifully being there, क्योंकि administrative problems, modern administrative problems survive नहीं कर पाएगी यदि, मतलब we will not be able to survive and solve the modern problems अगर ये स्टेटस को का सिस्टम बनाए रखा तो, ठीक है। तो इफेक्टिव पब्लिक सर्विस साथ ही साथ अभी के जमाने में बहुत एसेंशियल हो गई है अगर हमने अचीव करना है कंट्री का ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे एक हिस्सा, देखो ये मैंने बताया था पहले बिगिनिंग में, तो कैसे ट्रेडिशनल सी मॉरल स्टेट का जो ये ट्रांजिशन हुआ है, ये जो चेंज आया है, किस प्रकार से आया है। तो गवर्नमेंट का ना सोवरेन फंक्शन, मतलब सबसे बड़े बड़े, मतलब सोवरेन मतलब सोवरेन मतलब सुप्रीम है ना। तो गवर्नमेंट के सोवरेन फंक्शन हुआ करते थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिफेंस मेंटेन करना है। अब वो और ज्यादा चीज हो गया, मल्टी फेसिटेड, मतलब बहुमुही, बहुत बहुमुही बोलेंगे आई बिलीव, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिना में बढ़ चुका है गवर्नेंस, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक एरियाज भी अभी ऐड हो गए हैं। इकोनॉमिक एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट को मार्केट को भी देखना पड़ता है, जहाँ पे सोशल चेंजेस, सोसाइटल इंप्रूवमेंट्स लाने की आवश्यकता है। तो शिफ्ट इन ओरिएंटेशन, पहला क्या था, सोवरेन फंक्शन था, ठीक है। तो पहले क्या था, स्टेट का क्या था, पुलिस स्टेट थी, मतलब स्टेटस को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिफेंस मेंटेन करना है। अब क्या हो गया है, वेलफेयर स्टेट हो गई है मॉडर्न में। वेलफेयर इन द सेंस, जो हमारा सोवरेन फंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस, उसको तो लेके चलना ही है, साथ ही साथ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, हर जगह एक अपना परफेक्शन लाने की आवश्यकता है। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर पे जो फोकस था, अब वो प्रशासनिक फोकस कहाँ हो गया, डेवलपमेंटल फोकस में चेंज हो गया है। फिर आता है एलपीजी इन्फ्लुएंस। एलपीजी मतलब हमारा गैस नहीं, जिसकी हमें दिक्कत बहुत चल रही है। तो जैसे ही लिबरलाइजेशन और 1980s के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे ही हमारी देश इस चीज के लिए ओपन हुआ, तो रोल ऑफ पब्लिक सर्विसेज और बढ़ गया, क्योंकि स्मॉल वर्कर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे। तो अगर गवर्नमेंट ओपन हो रही है, तो गवर्नमेंट नहीं, जो मार्केट ओपन हो रहा है ग्लोबली, तो फिर हमारे जो स्मॉल वर्कर्स हैं, जो मतलब स्मॉल स्केल जो बिजनेसमैन है, उनको प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट का काम बन जाता है। सो दैट इज वेयर, देखो गवर्नमेंट का जो प्रशासन का अपना आप में रोल चेंज हो गया, ठीक है। तो एलपीजी ने इन्फ्लुएंस किया। फिर रिक्वायरमेंट फॉर प्लानिंग, सो एक ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम परफेक्ट सक्सेस सैटिस्फैक्टरी आउटपुट अचीव करने के लिए डेवलपमेंट में साइंटिफिक प्लानिंग की आवश्यकता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आवश्यकता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। तो अभी देखो ये चीज समझ सकते हो आप, आई होप, कि साइंटिफिक प्लानिंग मतलब ऐसी अप्रोचेस जो हमारे लिए इंपेरिकल हो, लॉजिकली हो, साइंस बैक्ड हो, टेक्नोलॉजिकल हो, स्मूथ हो, इजी हो। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब अगर हमने सोचो माइनिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर हम लोगों ने न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, तो उसके लिए हम लोग को एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट्स इन द सेंस द, क्या बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, वैसे तो यूरेनियम वगैरह चाहिए होते हैं ना। तो मतलब क्या पदार्थ, आई डोंट नो व्हाट इज सेड, हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे प्लीज बताइए कि जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। सो ठीक है। साथ ही साथ प्रोग्राम इवैल्यूएशन, अगर कोई प्रोग्राम आया है तो उसको भी हमने देखना है कि किस प्रकार से अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरत है, प्लानिंग की आवश्यकता है। तो यहाँ पे भी देखो पब्लिक सर्विस का अपना ही आप में सिस्टम एक चेंज हो गया, ठीक है। मतलब अपने आप में एक डिमांड आ गई कि ये चीज है, जो ये ऊपर जो ये बोल्ड है, ये सब भी हमने सीखनी है। ये बहुत ज्यादा ही रंग बिरंगा हो चुका है, आई बिलीव आपको स्क्रीनशॉट में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। तो अब आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। Okay, we are done. Okay. Now further moving.
तो हमने स्कोप तो देख लिया। दूसरा हिस्सा कैसे आता है कि देखो, ट्रेडिशनल से हमारा मॉडर्न स्टेट बन गया, अब फंक्शंस भी जो है पब्लिक सर्विस की वो भी चेंज हो गए। तो मॉडर्न गवर्नमेंट जो है उनको ना, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सेलरेटर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उनको माना जाता है कि देखो, अगर सोसाइटी में चेंज आना है या इकोनॉमी में चेंज आना है तो वो कौन लेके आएगा? हमारी गवर्नमेंट लेके आएगी। सिर्फ प्रिजर्वर नहीं है वो स्टेटस को, कि मतलब जैसे थे वैसे थे सिस्टम नहीं चलना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके सर्टेन पॉइंट्स है। सबसे पहला, डाइवर्स टास्क। बहुत सारे टास्क हैं हमारे पब्लिक सर्विस की। अब जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको ना टेक्निकल, साइंटिफिक और फाइनेंशियल प्रोग्राम्स को भी सुपरवाइज करना होता है, और साथ ही साथ पब्लिक रिलेशन और सोशल वेलफेयर में भी एंगेज होना। यू नीड टू सी दैट हाउ वर्क्स आर देयर, टेक्निकल है, साइंटिफिक है, फाइनेंशियल है, और साथ ही साथ पब्लिक रिलेशन हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ये सबको भी फोकस करना है, ठीक है। तो टास्क अलग अलग हो चुके हैं। ग्रोथ किस प्रकार से फंक्शन हुई है, पहले जो यू नो लॉ एंड ऑर्डर स्पेसिफिक था, सोवरेन फंक्शन स्पेसिफिक था, वो किस प्रकार से चेंज हो गया है। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमीज, ठीक है। आई होप यू नो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, फिर हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, फिर होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट यू शुड नो दिस, ओके। अगर नहीं पता तो अभी जाके गूगल में सर्च करो, फिर आओ वापस। तो सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मेल मिलाप, जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो एज अ डायरेक्टर भी काम करती है, एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम करती है, एज अ स्टिमुलेटर भी काम करती है प्राइवेट इनिशिएटिव की, ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव। मतलब इवन इफ इन दिस इकोनॉमी स्पेसिफिकली, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर कोई प्राइवेट इनिशिएटिव लिया भी जा रहा है तो उसमें एज अ डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर, स्टिमुलेटर भी हमारी जो पब्लिक सर्विसेज काम करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर तो फॉरमोस्ट देखना ही है, बट एट द साइड दे हैव टू लुक द इकोनॉमी ऑल्सो। सो वो तो वेलफेयर को अलाइन रखते हुए पैरेलली करना है, परंतु दे आर वर्किंग लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। In specifically socialist and mixed economy, whereby government is also involving in the market. Then comes resource management. So रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी हमारे पब्लिक सर्विस के ऊपर है। जो गवर्नमेंट है आज के डेट में रिस्पॉन्सिबल है कि एकदम मैक्सिमम सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन हो ह्यूमन का रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, और साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्स है देश में अवेलेबल है, जो चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि जो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू सोशल बीइंग, ताकि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे लोग रह रहे हैं पॉपुलेशन के लिए कंड्यूसिव हो, परफेक्ट हो, सेटिस्फैक्टरी। फिर हमारा आ जाता है रोल ऑफ सिविल सर्विस। ये भी कुछ पॉइंट में है, देखो सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्वेंट जो है वो सेवरल क्रिटिकल फंक्शंस तो पहले करते हैं जो हमने देख लिए, ठीक है। और दे अडियर टू स्पेसिफिक रोल मॉडल्स टू इंश्योर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट इज देयर। और कई रोल मॉडल्स भी हैं जिनपे वो फुल ऑन दे स्टैंड ऑन टू देयर सिद्धांत, सो दैट जो स्टेबिलिटी है स्टेट का वो मेंटेन रहे। अब हम की फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो एडवाइस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैंने आपको बता दिया। मिनिस्टर्स बीइंग एमेच्योर्स, मतलब दे डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो दे रिलाई ऑन द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स टू सजेस्ट एनफोर्सिएबल पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स। कि मतलब ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, आपको आ गई। तो सिमिलरली इम्प्लीमेंटेशन, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं जो लेजिस्लेशन लेके आता है, और डिस्क्रिशन while exercising discretion and impartiality, मतलब how first the law is, they will do likewise, and also they will make sure that no any kind of discrepancy is there, okay। फिर हमारा आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि लेजिस्लेचर्स जो टाइम और एक्सपर्टीज लैक करते हैं डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, जो सिविल सर्वेंट्स है, दे डेलीगेट द पावर। जो हमारे जो लेजिस्लेचर है ये पावर किनको डेलीगेट कर देते हैं, दे देते हैं सिविल सर्वेंट्स को, कि वो फ्रेम कर सके रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी है, मतलब वो रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं। डेलीगेटेड है मतलब लेजिस्लेचर से उनको पावर ये दी गई है, ठीक है, किनको, सिविल सर्वेंट्स को। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। जो सिविल सर्वेंट है वो क्वाजी जुडिशियल पावर के रूप में, मतलब अर्ध जुडिशियल पावर के रूप में भी काम करती है,
किस प्रकार से, किस केसेस में आप देखिए, ऐसे केसेस जो राइट ऑफ सिटीजन को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें राइट ऑफ सिटीजन है, ताकि उनका स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड हो सके। सोशल मैटर में, टेक्निकल एंड सोशल मैटर में अगर वो एक्सीड करता है, देन इट गोज टू द हायर अथॉरिटी, कुड बी द कोर्ट। ओके, नाउ कम्स द रोल मॉडल फॉर सिविल सर्वेंट, जो मैंने बताया ना सिद्धांतों पे चलते हैं इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटालिटी, तो ये जो सर्विस है वो एजेंट ऑफ पॉलिसी है, मतलब जो लेजिस्लेचर का एजेंट मान लो, ठीक है, जो पॉलिसीज बन रही है उनको इंप्लीमेंट करने का एजेंट है, ठीक है। दे हैव बीन डिजाइन, जो सिविल सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट्स है, उनको बनाया ही ऐसे गया है उनका सिस्टम को, ताकि वो जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को रिस्पॉन्ड कर सके, उनके जो वर्क्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर सके, रियलिटी में लेके आ सके। फिर आती है न्यूट्रलिटी, देखो इसीलिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का सिस्टम आया था। दीज आर नॉन पार्टिसन प्रोफेशनल्स, मतलब जो ये इंडिविजुअल्स हैं, दे शुड बी नॉट अलाइन टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और जो भी ऑब्जेक्टिव मतलब उनका अपना जो है मान्यता है, वो उनके वर्क में नहीं आएगी, जो उनको कहा जाए गया है वो करेगा। दैट इज वाई दे आर बीइंग फंडेड बाय, they have been provided their fee and their payments by the consolidated fund of India, okay, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, यूनियन के हैं वो, स्टेट के नहीं है। फिर आता है कमिटमेंट, सो दिस डजंट मीन लॉयल्टी टू अ पर्सन और पार्टी, कोई पर्सन या पार्टी के लिए नहीं, बट कमिटमेंट टू द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या गोल्स है, प्रियम्बल ही खोल के देखिए, एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट यू शुड एक्चुअली स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट एटलीस्ट प्रियम्बल देख लो तो आपको मेजर बेसिक गोल्स हम लोगों को दिख जाएंगे, ठीक है आपको। सो साथ ही साथ डेवलपमेंटल फिलोसफी जो स्टेट की है, गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो डेवलपमेंटल फिलोसफी है स्टेट की, उसके ऊपर कमिटेड रहना चाहिए उनको। देन इम्पर्सनैलिटी, दैट इज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो राम है, और वो एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है जो गवर्नमेंट ने लाई है सीतापुर में, ठीक है। तो अब ये जो हमारा राम है, वो यहाँ पे अपना पर्सनल कुछ नहीं लेके, कि नहीं ये पॉलिसी मैं ऐसे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, जैसे वो बिल में बताया है, लॉ में बताया, वैसे नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा, नहीं, ये चीज नहीं कर सकते। राम इज नॉट वर्किंग हियर, दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट, जो सिर्फ गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से काम कर रहा है, rather than being राम itself, okay, so that is the thing, जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करेंगे, rather than कि मेरा क्या है, मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट है स्पेसिफिकली एज इंडिविजुअल बीइंग सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहीं पे इम्पर्सनैलिटी के साथ आती है अनोनिमिटी, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बिहाइंड द कर्टेन काम करते हैं, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पार्लियामेंट में कि जो एक्शन हुए हैं उनके सबॉर्डिनेट्स के द्वारा। सबॉर्डिनेट्स कौन आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे बिहाइंड द कर्टेन में काम करने वाले हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स। फिर आती है प्रोफेशनैलिटी, ये पॉइंट्स हैं आपको, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल, ठीक है। देन जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, स्किल और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, ताकि जो है मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके मिनिमम इनपुट के साथ, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, किस प्रकार से जो होल सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। तो गवर्नमेंट के जो टास्क है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो पब्लिक सर्विसेज को भी शिफ्ट करना है, स्पेशलाइजेशन करना है और प्रोफेशनलाइजेशन करना है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म के सिस्टम में, प्रोफेशनलाइजेशन के सिस्टम में शिफ्ट करना है। सो डिक्लाइन ऑफ जनरलिस्ट, सो जो एआरसी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने नोट किया कि जो जनरलिस्ट जो थी, ये जो जनरलिस्ट मतलब जो स्टेटस को वाला सिस्टम था, वो अपना जो रोल है वो लूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ रहा है। जो पहले स्टेटस को अप्रोचेस थी, वो अपनी जो छाप है वो मतलब they are loosening their grip. Then comes the adaptation. पब्लिक सर्विस को अडेप्ट करने की आवश्यकता है पॉलिटिकल जो चेंजिंग सिनेरियोज है उनसे, और पब्लिक एस्पिरेशन से ही लोगों की क्या चाहत है। देन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, तो यहाँ पे देखो एक हमारे स्कॉलर का नाम आता है गैब्रियल एलमंट। सो व्हाट ही सेज, तो सर्विसेज जो है वो इनपुट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है कि अगर कोई टॉपिक आया और इन लोगों ने वो
they had communicated it, okay. And then output function क्या है, rule making and adjudication, क्योंकि यहाँ पे उनको डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर दी जाती है बाय द लेजिस्लेचर। तो ठीक है, दो तरह के फंक्शंस दे आर आल्सो डूइंग, दिस इज आल्सो दे नीड टू अडॉप्ट टू। देन आता है कैपेबिलिटी जनरेशन, दैट इज need for program aim at increasing the capacity of public servants की capacity, उनकी skills को भी improve करना है ताकि वो जो performance है task का वो perfectly कर सके। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशनिंग है कल्चरल और लोकल कॉन्टेक्स्ट की, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही नहीं जाननी है, साथ ही साथ सोसाइटल नीड, कल्चरल सिनेरियो भी देखना है। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी, सो इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड क्वाजी गवर्नमेंटल बॉडीज, ये रिक्वायर करती है सर्विस को ताकि वो मोर फ्लेक्सिबल हो और अडेप्टेबल हो, लाइक बिकॉज दे आर नॉट ओनली वर्किंग इनटू द major general traditional area, but also they are into banks, they are into PSUs, they are into quasi governmental bodies, so flexibility की आवश्यकता भी है। ओके, सो नाउ वी फाइनली कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन। तो हमारे को कहा जाता है पैरामाउंट, एक वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस जो है हमारा पब्लिक सर्विस रखता है, ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, जहां पे हमारा ट्रेडिशनली एडहेरेंस है और जो मोड्स है न्यूट्रलिटी रखनी है, जो ट्रेडिशनली था कि न्यूट्रल रहना है, अनोनिमस रहना है, लेकिन कंटेम्प्रेरी जो वेलफेयर स्टेट का सिस्टम चेंज हुआ है इसमें साथ ही साथ चेंज ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, चेंज ओरिएंटेड पब्लिक सर्विस सिस्टम की आवश्यकता भी है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के मतलब मॉडर्न उसमें आ रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूअस नीड है, एक आवश्यकता है कि कोर्डियल रिलेशनशिप साथ ही साथ पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट और लोगों के बीच में हो। ठीक है, तीन लोग आ गए देखो यहाँ पे, ताकि जो पॉलिसीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सक्सेसफुली अटेन किए जा सके। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। बीपैक 105 जो हम अभी कर रहे हैं इसके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले हमने बीपैक 113 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो और आपको कुछ पढ़ाना है तो बताइए, किसी सहायक इंसान को आप शेयर कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब आपको लगे आवश्यकता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। ओके, जाओ पढ़ लो।